बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस 10वीं क्लास के क्रैश कोर्स में। दोस्तों, बहुत कम समय है आपके पास। मात्र मुझे लगता है कि 2 माह से भी कम है। और कम समय में अब तो आवश्यक नहीं है कि हम अब डिटेल में टोटल के टोटल बुक से और क्वेश्चन को हल करें। ये संभव नहीं है। तो कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम जानें, वही क्वेश्चन जो बोर्ड मॉडल है। आज जीव विज्ञान का ये प्रथम चैप्टर है, जैव प्रक्रम। और इस जैव प्रक्रम के जितने भी VVI क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आने वाले हैं, आज सब मैं आपको बता देने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो क्लास हम शुरू करते हैं यहां से। जैव प्रक्रम। दोस्तों, इस जैव प्रक्रम जो है, इससे हम चार भागों में बांट दिए हैं। सबसे पहला है पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। इनमें पोषण जो है, निश्चित रूप से इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत से आते हैं। बहुत से प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। अब ये पोषण क्या है दोस्तों, इसको जानेंगे। पोषण, पोषण शब्द के देखिए बहुत ऐसे शब्द हैं जो नाम से ही महसूस हो जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है। गांव में भी, अपने घरों में भी हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को लोग कहता है कि ना, कि पाल पोस कर बड़ा कर दिए हैं। वो पोसना शब्द है क्या? कुछ मवेशियों को भी आप पालते हैं, कहते हैं ना कि मैं एक बकरी पोस लिया हूँ, गाय पोस लिया हूँ। ये पोसना है क्या? तो उसके आवश्यक जितने भी पोषक तत्व हैं, भोजन कराना, ताकि उसमें ऊर्जा आ सके, है ना। और देखिए, पोषण का परिभाषा हम यहाँ लिख कर बता दे रहे हैं। पोषण, अब देखिएगा यहाँ, यह एक प्रक्रिया है जिसे हम पोषक तत्वों को ग्रहण करके और उसका उपयोग करते हैं। तो लिख सकते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे ही हम पोषण कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ है कि प्रकार। बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैंने उलझा कर आपसे नहीं पूछेगा पोषण क्या है। तो बस इतना जान जाइए कि वह प्रक्रिया जिसमें हम पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। और पोषण के प्रकार भी पूछेगा। तो पोषण को 2 भागों में बांटा गया है। पोषण के प्रकार, स्वपोषण, और दूसरा हो जाता है पर पोषण। स्व, स्व का अर्थ हुआ अपने आप, और पर का अर्थ हुआ दूसरा। ठीक है, स्व पोषण, जो अपना पोषण स्वयं कर लेता है उसको पर पोषण कहेंगे। जैसे इसमें सारे हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे, जितने भी हरे पेड़ पौधे होंगे सारा स्वपोषण है, क्योंकि वो किसी और पर निर्भर नहीं होते हैं। वो प्रकाश संश्लेषण, जो नेक्स्ट हम बता रहे हैं प्रकाश संश्लेषण बारे, तो वही प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वे अपना भोजन तैयार कर लेते हैं और अपना पोषण कर लेते हैं, स्वपोषण। और पर पोषण जो है, पर का अर्थ होता है दूसरा, अब पोषण का अर्थ है पोषण, अर्थात तो अपने पोषण के लिए जो दूसरों पर निर्भर हो उसको कहते हैं पर पोषण। क्लियर? यह भी एक प्रक्रिया है, इसको ही परिभाषित कर सकते हैं।
वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव स्वयं अपने भोजन को निर्मित कर उसका संश्लेषण करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप सभी हरे पेड़ पौधों को ले सकते हैं। सभी हरे पौधे, लेकिन हाँ, एक अपवाद इसमें भी आ जाता है। आप लोग सुने होंगे, एक पौधा होता है अमर बेल। वो अमर बेल जो होता है, पौधा है लेकिन स्वपोषी नहीं है। वह स्वपोषी, वो परपोषी हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है परपोषण। पर का अर्थ ही आपको बताए हैं दूसरा, जो अपने, वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव स्वयं भोजन का निर्माण न करके दूसरों पर निर्भर होता है और भोजन उससे ग्रहण करके तब उसका संश्लेषण करता है, तो उसको कहते हैं परपोषण। इसमें सारे जीव जंतु आ जाएंगे। मनुष्य, हम लोग क्या हैं? हम लोग परपोषी हैं, क्योंकि हम पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं जीवों पर, पौधों पर अपने भोजन के लिए। जिससे चावल, गेहूं, मक्का कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधा से प्राप्त करते हैं। मांस, अंडा, ये सब कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जीवों से प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर? तो हम लोग क्या हुए? पर पोषण हुए। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं कि सभी जंतु, मनुष्य। ठीक है, तो पर पोषण आप जान गए। अब जानेंगे, चूंकि स्वपोषण का कोई प्रकार नहीं है, इसमें सारे हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं। अब हम जानेंगे पर पोषण के प्रकार। इसको 3 भागों में बांटा गया है। परजीवी पोषण, मृतजीवी और प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। ठीक है, अब यहां देखिए परजीवी। परजीवी का अर्थ क्या हुआ? पर मने दूसरा, आजीवी मने जीवित रहना, अर्थात अपने स्वयं जीवित रहने के लिए वो दूसरों पर निर्भर रहता है। अपने घर में देखिए ना, हम बैठे हुए हैं, मच्छर आया और काट कर चला गया। पेट में हम सोए हुए हैं, अधिकांश, अब तो बहुत कम है, पहले ज्यादा हुआ करता था। बेड में उड़ीस लग जाना गाँव में ज्यादा होता था, क्योंकि कहीं भी था। अब उसकी संख्या कम हो गई है। उड़ीस, मच्छर, ये सब क्या है? कहीं घूम रहे हैं, जोक पकड़ लिया आपके पैर में, खून चूसा, बेचारा चला गया। मच्छर आया, मच्छर आपको काटा, चला गया। तो अस्थायी, इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि पोषण की वह प्रक्रिया, परजीवी में पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव स्थायी या अस्थायी रूप से उनके साथ रहकर, उनके संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको कहते हैं परजीवी। तो अस्थायी वही हुआ जो परमानेंट आपके साथ है। जैसे फीता कृमि है, टेपवर्म वगैरह, हमारे साथ, हमारे शरीर के अंदर ही रहकर वो अपना भोजन ले लेता है। लेकिन ये मच्छर, उड़ीस, जो कि सबका जब नाम रखे हैं, तो अस्थायी रूप से, वो परमानेंटली नहीं रहते हैं। वो अस्थायी रूप से हमारे शरीर से भोजन प्राप्त किए, खून लिए, चूसे और चले गए, तो परजीवी हो गए। क्लियर? मृत जीवी में देखें कि घर पर ही कोई जीव जंतु छोटे आप पाले हुए हैं, पोसे हुए, मर गया। मरने के बाद हम उसको ले जाकर कहीं फेंक देते हैं, जमीन में दाब देते हैं, तो देखिएगा छोटे 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 कीड़े उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। वही कीड़े और पूर्ण रूप से अपने लाइफ भर, जब तक उस, लाइफ बहुत बड़ा नहीं होता है उसका, जब तक ही जी जिंदा रहा, वो इस पर निर्भर रहा, पूरा भोजन किया और फिर उसका लाइफ खत्म हो गया। अर्थात वो पूर्ण रूप से मरे हुए जीव जंतुओं पर निर्भर है। क्लियर?
ऐसे प्राणी संपोषी बहुत वीवीआई नहीं है, लेकिन जानिए प्राणी समपोषी अर्थात दूसरे जीवों को देखकर और अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, वो क्या हुआ? प्राणी संपोषी। तो परजीवी में टेपवर्म, फीताकृमि सब आ जाएगा। मृत जीव में वो छोटे कीड़े मकोड़े जीवाणु वगैरह आ जाएंगे। प्राणी संपोषी में भी दूसरों के जीवों को देखकर, जैसे बहुत छोटे छोटे जीव हैं जो अन्य जीवों को देखेंगे और भोजन प्राप्त करेंगे। कहा गया है कि जैसे मनुष्य भी ऐसे क्या कहते हैं उसको, घर पे पालते हैं कुत्ता, डॉग, एक तरह से हमारा पालतू जानवर है, लेकिन देखिएगा तो वो भी हमारा गुरु है। एक तरह से मनुष्य का गुरु है कुत्ता, क्योंकि वो कुत्ते से ही मनुष्य पानी पीना सीखा है। तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि प्राणी संपोषी मनुष्य आ जाएगा, उदाहरण के तौर पर। ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। परपोषण के 3 भाग, परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषण। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अमीबा। अमीबा में भोजन करने की संपूर्ण प्रक्रिया को समझावें। देखिए बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है। इस साल लगभग मुझे लगता है कि 80% हम कर रहे हैं ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ टोटल वीवीआई है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए अमीबा भोजन कैसे करता है। हम अब बैठते हैं, पलथी मारकर अपने हाथों से उठाते हैं, भोजन मुंह में डाल लेते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय का अर्थ समझते हैं ना, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, जिसके पास कोई अंग विशेष कार्य करने के लिए कोई अंग मौजूद नहीं होता है, ना हाथ पैर मुंह नाक कान, कुछ नहीं, बस एक सूक्ष्म शरीर होता है, वो एक कोशिकीय है। और बहुकोशिकीय हम लोग हैं। सारे कार्य को संपादित करने के लिए हमारे पास अलग अलग अंग मौजूद होते हैं। अमीबा का कहेगा कि आकार क्या है, तो उसका भी कोई निश्चित आकार नहीं होता है, एकदम अनिश्चित आकार। किसी भी रूप में चित्र बनाना हो, पूछ देगा कि अमीबा को चित्र द्वारा दिखाएं, तो कैसे भी जैसे आपका हाथ चल जाए खींच दीजिए। देखिए यहाँ ये अमीबा हो गया। लेकिन अब प्रश्न है कि भोजन करने की प्रक्रिया, अमीबा अपना भोजन फुटपाथ के द्वारा, शैवालों के द्वारा वो प्राप्त करता है। मान लेते हैं कि यहाँ उसका भोजन है, ठीक है, और यहाँ अमीबा, और धीरे 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 वो खिसकता है अपने भोजन की तरफ। यहाँ भोजन है, यहाँ अमीबा, फिर यहाँ देखिए, यहाँ उसको फूड कप कहते हैं भाई, फूड कप। ये फूड कप के माध्यम से भोजन को वो ग्रहण कर लेता है। फिर यहाँ अरे जिस जगह पर भोजन के नजदीक वो पहुंचा है वहां अपना मुंह खोल लेता है, भोजन को अंदर लिया, फुटपाथ का निर्माण किया, विभिन्न एंजाइम्स वहां उत्पन्न हो जाते हैं। उस एंजाइम्स के माध्यम से ये भोजन पाचित होता है, और पचने के बाद फिर नेक्स्ट प्रक्रम देखिए, ये अमीबा और शरीर की, जरूरी नहीं कि यहां से भोजन लिया है तो यहीं से निकलेगा, उस शरीर के किसी भी स्तर से अनावश्यक जो बच जाते हैं उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया हुई अमीबा के भोजन करने का। आप लिख भी सकते हैं, चित्रों तो बनेबे कीजिएगा, लेकिन लिखिएगा कि अमीबा के पास कोई निश्चित आकार नहीं है, भोजन करने के लिए कोई अंग नहीं होता है, वो भोजन के पास क्या कहते हैं खिसकता है, और खिसक कर शरीर के किसी भी भाग से मुंह खोलकर उसको ग्रहण करता है। फिर एंजाइम्स का निर्माण करता है जो पचाने का काम करता है, ट्रिप्सिन वगैरह है, वो एंजाइम्स हैं, उसको पाचित करके और फिर किसी न किसी
शरीर के स्तर से वो उसको बाहर निकाल देता है। ये प्रक्रिया हुआ कौन सी का? अमीबा में भोजन करने का। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट VVI क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, कैसे? ये प्रकार का 2 क्वेश्चन आता है, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, कैसे? क्लोरोफिल आवश्यक है, कैसे? दोनों क्वेश्चन बताएंगे आपको, लेकिन पहले यहाँ देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, कैसे? एक प्रयोग विधि द्वारा इसे समझाना है। तो यहाँ देखेंगे ये चित्र को फिर दोबारा हम दिखा रहे हैं। पहले सबसे पहले प्रयोग के लिए ये 3 सामग्री हमको चाहिए। क्या क्या? गमले में लगा क्रोटन का पौधा। क्रोटन समझते हैं ना? क्रोटन एक रंगीन पत्ता आता है जिसमें चित्तीदार होता है। अब चित्तीदार भी कैसे होता है? जहाँ हरा कलर है इसका मतलब क्लोरोफिल है, जहाँ सफेद है, पीला कलर है, वहाँ क्लोरोफिल नहीं है। और फिर लेंगे अल्कोहल। अल्कोहल समझते हैं? अपने गांव के भाषा में उसको दारू भी कह सकते हैं। दारू भी एक प्रकार का अल्कोहल है। और आयोडीन का घोल। ये 3 सामग्री आपके पास चाहिए। ठीक है, अब करेंगे क्या? अब यहां देखिएगा प्रयोग विधि। प्रयोग कैसे करेंगे? गमले में लगे क्रोटन के पौधे को 2 से 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख दीजिए। ज्यादा दिन तक रखने की जरूरत नहीं है। कितना दिन? 2 से 3 दिन। अंधेरा में ही क्यों रखें? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश जो है बहुत मायने रखता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही सारी क्रिया होती है, इसलिए सूर्य से अलग रख दें, अंधेरा कमरा में रख दें। ठीक है, कई दिन? 2 से 3 दिन तक। और इसलिए रखें क्योंकि उसका सारा स्टार्च खत्म हो जाए और स्टार्च का उपयोग हो ना। इसके बाद पौधे को 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रख दिया जाता है। बाहर नहीं, अब लेकर ऊपर चले जाइए, छत पर चले जाइए। कितना देर? 3 से 4 घंटा धूप में रख दिए। अब पौधे से एक पत्ती तोड़कर परख नली में डाले गए अल्कोहल में अब डुबाया जाता है। एक परख नली लिए है ना, उसमें अल्कोहल रखा हुआ है। उसी अल्कोहल में पत्तवा को क्या करेंगे? डुबाएंगे। और डुबाकर फिर उसको एक लैंप की सहायता से, स्टोव की सहायता से गर्म करेंगे, जिससे पत्ती का जो क्लोरोफिल है वो अपने आप अलग हो जाएगा और सारा क्लोरोफिल थी क्या कहते हैं उसके अल्कोहल में चला जाएगा। पत्ती का रंग रंगहीन हो गया क्योंकि उससे जो भी क्लोरोफिल है बाहर निकल गया। अब रंगहीन पत्ती को आयोडीन के घोल में अब डाला जाता है। अब आयोडीन के घोल में जैसे ही डालिएगा तब देखिए और उसका निष्कर्ष क्या निकला? पत्ती का जो सफेद या रंगहीन भाग है वो काला हो गया या नीला। काला या नीला नहीं होता है क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं है। पत्ती का जो रंगीन भाग है जिसमें पहले से क्लोरोफिल मौजूद है वो काला या नीला हो जाता है, जिससे पता चलता है कि इस भाग में स्टार्च मौजूद है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, क्योंकि केवल क्लोरोफिल वाले हिस्से में ही स्टार्च का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ जो चित्र हमने बनाया है उस पर नजर देते हैं। चित्र से ही समझ जाइएगा। ये पत्ता कौन सी का है? लिखा हुआ कोलियस का पत्ता, उसी को क्रोटन भी कहते हैं। इसी पत्ता को देखिए अल्कोहल में रखकर हमने इसको गर्म किया और गर्म करने के बाद वो पत्ता से जो क्लोरोफिल था वो अलग हुआ। सेम उससे वही प्रक्रिया है। फिर इस पेट्रोडिस में, इस बर्तन में क्या रखा गया है? आयोडीन। आयोडीन के घोल में मैंने डुबाया तो मैंने पाया यही कि पत्ती का रंग हरा भाग गाढ़ा नीला रंग में परिवर्तित हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास इतना रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड बताए हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को क्लियर रूप से समझा देंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।